नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड के थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन, थोड़े डीप क्वेश्चन अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में सिंपल सवालों को भी हम देखते हैं, उनको अलग तरीके से नए पैटर्न के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 26वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की 25 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में जो हमारी परीक्षा वाणी वाली सीरीज़ है, उसमें हमने कुछ समय पहले डिटेल में बात करी थी कार्तिकेयपुर कतुरी राजाओं के बारे में, इनके प्रमुख वंशों के बारे में और इनके राजाओं ने जो इम्पोर्टेंट कार्य किए हैं उनके बारे में। ये जो कार्तिकेयपुर राजा थे, इनकी दो भाषाओं को आपने याद करना है, एक इनकी राजभाषा को और एक इनकी लोक भाषा को। इनकी राजभाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी, जिसमें सारे दरबारी काम होते थे, वो संस्कृत में होते थे, लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। ठीक है। कतूरियों के या कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? शालिवाहन देव को माना जाता है। इष्ट देव कौन माने जाते हैं इनके? तो भगवान कार्तिकेय माने जाते हैं। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड उप जिला राजस्व विभाग का सही पदानुक्रम दर्शाता है? इनमें से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में उप जिला राजस्व विभाग में सही पद अनुक्रम को दिखाता है? यानी जो सबसे ऊपर बैठते हैं उनको सबसे पहले लगाना है, फिर उनके नीचे के अधिकारियों को। इनमें सबसे ऊपर कौन बैठते हैं? इन चार में अगर हम देखें, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कानूनगो में सबसे ऊपर बैठते हैं एसडीएम। ठीक है। एसडीएम के अंडर में होते हैं तहसीलदार, उनके बाद आते हैं नायब तहसीलदार और फिर उनके बाद कानूनगो आते हैं, जिनके अधीन पटवारी और लेखपाल होते हैं। तो सही क्रम आपका ऑप्शन सी बनेगा, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और फिर कानूनगो। ठीक है। एक ऐसा ही सवाल आपसे उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था। राज्य सचिवालय की संरचना वहां पर आपसे पूछी गई थी। राज्य सचिवालय की संरचना होती है कि सबसे पहले अपर सचिव होता है, उनके ऊपर सचिव होता है, उनके ऊपर अपर मुख्य सचिव होता है और सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। यह है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले अपर सचिव, सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव। ठीक है। अगला, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम आया था 2005 में केंद्र के स्तर पे। ठीक है। अगर पूछेगा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, वो आया था 2005 में। उत्तराखंड में इसी अधिनियम के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना। ये बना था 10 मई 2011 को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में और इम्पोर्टेंट जो आयोग है जिनकी तिथि सहित आपसे पूछी जाती है, जैसे उत्तराखंड का सूचना आयोग कब बना था? उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ये बना था 3 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, राज्य महिला आयोग कब बना? 2005 में। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग कब आया? 30 जुलाई 2001। ठीक है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब आया? 13 मई 2013। लोक सेवा आयोग कब बना? तो 15 मई 2001। ठीक है। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा आयोग ये कब बना? 2013 में। उत्तराखंड में किसान आयोग कब बना? 2016 में। जो अतिरिक्त तथ्य हैं उनको साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें, ताकि जब भी आप इस आयोग की स्थापना से संबंधित सवाल को देखें, सारे जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वहीं पर आपको मिल जाएं और एक साथ आप उनका रिवाइज कर जाएं। हमने लोक सेवा आयोग की स्थापना देखी 2001। अगर पूछेगा UKSSC यानी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 17 सितंबर 2014 को बना था। ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास खंड वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में ब्लॉक सबसे ज्यादा किस जनपद में है? सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जिला है हमारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। यानी पहले का हो जाएगा 3। उत्तराखंड में सबसे कम विकासखंड वाला जिला कौन सा है?
सबसे कम विकासखंड वाले जिले हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास बागेश्वर है और एक हमारे पास रुद्रप्रयाग है। ठीक है, सबसे कम, दोनों जगहों पर 3-3 ब्लॉक आते हैं। पौड़ी में सबसे ज्यादा ब्लॉक है, पौड़ी में 15 ब्लॉक है। ठीक है, आपको पूछा है सबसे कम ब्लॉक वाला जनपद, तो हमारे पास दो हैं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। यहां पे रुद्रप्रयाग है नहीं, बागेश्वर दिया है, यानी ये हमारा आंसर होगा। सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में कई ऐसे जनपद हैं जहां पर तहसीलों की संख्या 12 है। जैसे अल्मोड़ा में 12 तहसील हैं, चमोली में 12 हैं, पौड़ी में 12 हैं, टिहरी गढ़वाल में 12 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तहसील वाला जनपद पिथौरागढ़ है, जहां पे तहसीलों की संख्या 13 है। ठीक है, टोटल 110 तहसील हैं और 95 ब्लॉक्स हैं। तो पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा तहसील है, यानी तीसरे का हो जाएगा 2। सबसे कम तहसील वाला जनपद की अगर हम बात करें, सबसे कम तहसील वाले जनपद भी 2 हैं, एक रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। रुद्रप्रयाग है नहीं, हरिद्वार दिया है, यानी कि 3-4-2-1 आपका सही विकल्प बनेगा। 3-4-2-1 जो कि यहां पर है, ऑप्शन बी। कई बार ये बेसिक जानकारी पूछ लेता है। पहले पिथौरागढ़ में भी 12 तहसीलें थी, लेकिन अब वहां पर नई तहसील बनी थी कुछ समय पहले, पांखू, तो अब वहां पे संख्या 13 है। टोटल ब्लॉक उत्तराखंड में 95 है, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में है 15, फिर अल्मोड़ा में आते हैं 11। ठीक है, सबसे कम ब्लॉक वालों में 2 हैं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 3-3। तहसीलों में सबसे ज्यादा तहसील पिथौरागढ़ में है 13 और सबसे कम हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में है 4-4 तहसील। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें पौड़ी में है, सबसे कम ग्राम पंचायतें चंपावत में है, सबसे ज्यादा न्याय पंचायतें ये भी पौड़ी में है, सबसे कम न्याय पंचायतें उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में आती हैं। ठीक है, अगला, राज्य की पहली सेवा नीति 2024 किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? उत्तराखंड की सर्विस सेक्टर को लेकर के, सेवा क्षेत्र को लेकर के पहली नीति जो आई वो 2024 में आई। राज्य की पहली सेवा नीति जो है ये कब तक अस्तित्व में रहेगी? इसका जो काल है वो 31 दिसंबर 2030 तक है। 24 जून 2024 को इसे मंजूरी मिली थी, 31 दिसंबर 2030 तक ये लागू रहेगी। कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं, कब तक रहेगी और कब से रहेगी, या पहली सेवा क्षेत्र की नीति कब आई? 2024 में आई। ठीक है, अगला, निम्न में से किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? इनमें से कौन सा बुग्याल है जहां से हमें हिमालय के भव्य दर्शन देखने को मिलते हैं? यह है हमारा बगजी बुग्याल। जो बगजी बुग्याल है ये चमोली में पड़ता है। ठीक है, और हिमालय काफी खूबसूरत यहां से दिखाई पड़ता है। अगर हम दूसरे बुग्यालों की बात करें, जैसे बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल ये भी चमोली में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। ठीक है, जैसे इसका नाम है वेदनी बुग्याल या बेदनी बुग्याल, वेद इसमें छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है वेदों की रचना इसी बुग्याल में हुई थी। ठीक है, वेदों का प्रेरण स्थल यानी वेदों के रचना स्थल के रूप में जाना जाता है। देवदामिनी बुग्याल की बात करें, ये आपके यमुनोत्री के निकट स्थित है। और कैला बुग्याल की बात करें, यह बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। ठीक है, मोहनचंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? देखिए, हर्षदेव जोशी जो था ये कुमाऊं में प्रद्युमन शाह, जो पहले प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं में शासन कर रहे थे, लेकिन अब गढ़वाल में वो जा चुके थे। तो हर्षदेव जोशी यहाँ पे प्रधानमंत्री की हैसियत से शासन कर रहा था। इसी बीच मोहनचंद जो है, जिसको हराकर ललित शाह ने कुमाऊं पर अधिकार किया था और अपने बेटे प्रद्युमन शाह को राजा बनाया था, यही मोहनचंद अपने भाई लाल सिंह गुसाई की सहायता से एक बड़ी सेना लेकर आता है, हर्षदेव जोशी को पराजित करता है पाली गांव के युद्ध में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन बन जाएगा, पाली गांव का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मोहनचंद और हर्षदेव जोशी। कब हुआ? 1786 में। इस युद्ध में मोहनचंद जीत जाता है, हर्षदेव जोशी को गढ़वाल भागना पड़ता है। हालांकि बाद में हर्षदेव जोशी सेना लेकर आता है और मोहनचंद को यहां से हटा देता है। ठीक है, अगला, विलियम ट्रेल ने 25 वर्षों से चली आ रही गोरखा राजस्व व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों और पूर्व परंपराओं के अनुसार कुमाऊं प्रांत के कितने परगनों में विभाजन किया? सिंपल सा सवाल सिर्फ इतना है, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं प्रांत को या कुमाऊं कमिश्नरी को कितने परगनों में बांटा था? विलियम ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी को 26 परगनों में बांटा था। सिंपल सा सवाल आपके पास ये था। कई बार एग्जामिनर ऐसे ही लंबी
थ्योरी आपको दे देता है कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। अगला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वकील रह चुके मिस्टर जॉन लेग द्वारा मसूरी से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? अब एक नया तथ्य आपको यहां पर मिला कि उत्तराखंड से एक समाचार पत्र की शुरुआत होती है, या उत्तराखंड से एक समाचार पत्र आता था जिसका नाम था मेफिसलाइट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह जो समाचार पत्र था मसूरी से इसकी शुरुआत हुई थी। 1850 के आसपास इसकी शुरुआत होती है। इसे शुरू किया था मिस्टर जॉन लेग ने, जो आयरलैंड का निवासी था, यानी अंग्रेज था। एक मुख्य तौर पर अगर पूछेगा किस देश का था, आयरलैंड का था। इसने पहले ये वाला जो अखबार था मेरठ से निकाला, लेकिन कुछ समय के बाद ये अखबार मसूरी से आने लगा था। अंग्रेजी में ये अखबार छपता था, ठीक है। एक फैक्ट ये है कि जो जॉन लेग था ये पेशे से वकील भी था, और जब रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहांत होता है और जो डलहौजी था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा देता है कि रानी अब किसी को गोद नहीं ले सकती, उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाएगा, तो वे कोर्ट में जाती हैं, उसके खिलाफ अपील करती हैं, जिसमें उनका वकील मिस्टर जॉन लेग था, ठीक है। इसी के द्वारा उत्तराखंड से ये पत्र निकाला गया। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो पत्र था ये अंग्रेजों की काफी आलोचना करता था, क्योंकि उस समय यूरोप के अंदर आयरलैंड और ब्रिटेन के मध्य में लगातार संघर्ष होता रहता था। ये जो जॉन लेग था ये आयरलैंड का था, इसीलिए ये लगातार अंग्रेजों की आलोचनाएं यहां पे करता था, ठीक है। अगला, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, भृगुशिला, क्या ये बद्रीनाथ धाम के नजदीक पड़ती है? पहला वाला आपका गलत है। जो भृगुशिला है हमारी, यह केदारनाथ धाम के नजदीक स्थित है, तो पहला गलत है। शंकर गुफा देवप्रयाग में है, सही है। कालशिला, यह कालीमठ में पड़ती है, यह भी सही है। केवल पहला वाला गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। उत्तराखंड में होने वाली वनस्पतियों को लिपिबद्ध किसने किया था? देखिए, उत्तराखंड में होने वाली जितनी भी हमारी वनस्पतियां हैं इनको लिपिबद्ध करना, यानी इनके बारे में लिखने का जो काम किया वो रामलाल शाह ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो चौबटिया उद्यान था उसका जो प्रमुख अधिकारी था उसका नाम था नॉर्मन गिल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये नॉर्मन गिल। 1922 में जब यहां से वापस जाता है ब्रिटेन, तो चौबटिया उद्यान का जो कार्यभार था अपने सहयोगी रामलाल शाह को देकर जाता है, ठीक है। रामलाल शाह बाद में जब यहां से सेवानिवृत्त होता है तो उत्तराखंड से जो वनस्पतियां प्राप्त होती हैं उनको ये लिपिबद्ध करने का काम करता है। एक ग्रंथ उसके ऊपर लिखता है जिसे फ्लोरा रानीखेत येंसीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 3 खंडों में इसने यह ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इसमें उत्तराखंड की 281 वनस्पति परिवारों की लगभग 1400 प्रजातियों का वर्णन इसने किया था, ठीक है। अगला, राज्य में भूमि के कीचड़ युक्त हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में भूमि के कीचड़ युक्त हिस्से को गजार कहते हैं। कीचड़ युक्त हिस्सा यानी जहां पर पानी मौजूद है, मिट्टी मौजूद है, थोड़ा दलदली सा इलाका, ठीक है। उत्तराखंड में जो कीचड़ युक्त हिस्सा होता है यानी जो थोड़ी सी दलदली भूमि होती है उसे सिमार, सिमंद या गजार के नाम से जाना जाता है। सिमंद ज्यादातर गढ़वाल क्षेत्र में कहते हैं, सिमार और गजार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी यहां पर पानी लगातार धरती के नीचे से आता रहता है, भूमि थोड़ी सी दलदली सी होती है, ठीक है। अगला, किस पवार शासक को इंग्लैंड यात्रा के दौरान 11 तोपों की सलामी दी गई थी? कौन सा पवार शासक था जिसे इंग्लैंड में जब वो गए थे तो 11 तोपों की सलामी उन्हें दी गई? इनका नाम था कीर्ति शाह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कीर्ति शाह वर्ष 1900 ईस्वी में इंग्लैंड यात्रा पे जाते हैं, वहां पर उनको 11 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है। 1898 में इंग्लैंड जाने से पहले अंग्रेज उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि देते हैं। 1900 में इंग्लैंड के अंदर 11 तोपों की सलामी देते हैं। 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि भी कीर्ति शाह को दी गई थी, ठीक है। अगला, राजा अपने आदेश निम्न में से किसके माध्यम से देता था? देखिए, पवार काल में जो राजा होते थे वे अपने आदेश इनमें से किसके माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे? ये पहुंचाते थे दफ्तरी के माध्यम से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
अगर आपसे एक सवाल बन जाए कि राजकीय कार्यालय जो होता था पवार काल में, यानी जो एक तरीके से उनका सचिवालय होता था, उसका महानिदेशक यानी उसके प्रमुख को क्या कहते थे? उसके प्रमुख को कहा जाता था दफ्तरी। ठीक है, राजकीय कार्यालय का जो महानिदेशक होता था उसी को कहते थे दफ्तरी, जिसका मुख्य काम होता था कर्मचारियों को नियुक्त करना, स्थानांतरित करना, सेवानिवृत्त करना, पुरस्कार देना, दंड देना, और इसी के माध्यम से राजा अपने आदेशों को जनता तक भी पहुंचाता था। ठीक है, अगला, प्रधान और सरकार के मध्य के अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए, प्रधान और सरकार, प्रधान क्या करता था? गांव में राजस्व वसूली का काम करता था। तो इसमें से राजस्व लेकर के सरकार तक पहुंचाने का काम इनमें से सभी के द्वारा किया जाता था। बेसिकली एक ही पद था, थोकदार। इन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसी को कमीन कहते थे, इसी को सयाना कहा जाता था। थोकदार को दक्षिण गढ़वाल के इलाके में कमीन कहते थे और उत्तर गढ़वाल के इलाके में सयाना कहा जाता था। ठीक है, प्रधान और सरकार के मध्य जो एक कड़ी के रूप में काम करता था वो थोकदार था। ये बाकी नाम क्या है? थोकदार के ही अन्य नाम हैं। सवाल आएगा, किस कमिश्नर ने थोकदार व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया? वो था हेनरी रैमजे। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा अपने पदों का दुरुपयोग करने लग गए थे, क्योंकि सरकार तक पैसा पहुंचाना है, वसूली का काम प्रधान कर रहे हैं, बीच में ये लोग होते थे जो अपने पद का काफी दुरुपयोग करते थे। तो रैमजे ने प्रयास किया था, खत्म नहीं किया था, प्रयास किया था, लेकिन फिर उसने नहीं किया। ठीक है, 1922 में शुरू की गई अभय पत्रिका प्रकाशन कहां से होता था? देखिए, अभय पत्रिका ये भी पेपर में आ चुकी है। कुछ जगहों पर इसका प्रकाशन वर्ष 1928 दिया है, गलत है। आपने पहला रेफरेंस 1922 को ही देना है। अगर 1922 ना दिया गया हो तो आप 1928 को ध्यान रखें। ठीक है, ये जो अभय पत्रिका है इसे निकाला था विचारानंद सरस्वती ने। ठीक है, वही विचारानंद सरस्वती जिनको लेकर एक और सवाल पेपर में बना है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी 1918 में? वो थे विचारानंद सरस्वती। उन्हीं के द्वारा 1922 में अभय पत्रिका शुरू हुई। ये भी देहरादून से आती थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कूली प्रथा से अवगत कराया था? यानी कूली प्रथा की जानकारी महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई? बद्रीदत्त पांडे। और कब और कहां पर उन्होंने ये जानकारी दी? वर्ष 1918 में जो बद्रीदत्त पांडे थे और उनके साथ कई सारे सहयोगी थे, वे कलकत्ता जाते हैं और वहां जाकर गांधी जी को कूली बेगार प्रथा के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहीं पर वे गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि आप कुमाऊं में आइए, लेकिन उस समय गांधी जी के पास समय का अभाव था, समय नहीं था उनके पास। वे कहते हैं जैसे ही मौका लगेगा मैं जरूर कुमाऊं में आऊंगा। ठीक है, तो किस वर्ष इन्होंने गांधी जी को अवगत कराया था? 1918 में। अगला, तराई क्षेत्र में सर्वप्रथम चराई संबंधी नियम कब निर्धारित किए गए थे? देखिए, तराई भाबर के क्षेत्रों में खास तौर पे जो पूरा तराई का इलाका है हमारा, कई वर्षों से वहां पे जो पशु चारक थे वो चराई के लिए आते थे, यानी पशुओं को चराना वहां पर नॉर्मल था। 1903 में ये अंग्रेजों ने देखा कि इसी वजह से जंगलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जंगलों को नुकसान से बचाने के लिए अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि चराई के लिए जंगल अलग से निर्धारित किए जाएं, कुछ शर्तें वहां पर लगाई जाएं ताकि पूरा जंगल प्रभावित ना हो। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर 1909 में अंग्रेजों ने चराई संबंधी पहले नियम जारी किए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब निर्धारित किए गए? ये दो सवाल हैं, दोनों आपसे पेपर में पूछे गए हैं। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति से संबंधित जो नियम हैं ये पहली बार निर्धारित किए गए थे 1897 में, और इन नियमों को लागू किया गया था 1906-1907 में। अगर लागू का पूछेगा तो 1906-07 और निर्धारण का पूछेगा तो 1897। दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तराई क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कमिश्नर ने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी? देखिए, तराई क्षेत्र के विकास पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था हेनरी रैमजे ने। अगर सीधा यही सवाल आ जाए कि तराई क्षेत्र पर या तराई क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान किस कमिश्नर ने दिया? रैमजे। रैमजे ने ही तराई में लोगों को यहां पर बसाने में मदद करने के लिए, तराई का विकास करने के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया था 1880 में। इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि लोग यहां पर आए
या इस इलाके में जो सड़कें पुल आदि बनाने हों, इस फंड से उनका निर्माण किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा हेनरी रैमजे ने ही सबसे पहले तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी 1861 में। क्वेश्चन बन जाएगा, तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट कब और किसने तैयार करवाई? हेनरी रैमजे, 1861। तराई के लिए ये जो इम्प्रूवमेंट फंड बना था, अजय सिंह रावत जी की पुस्तक में इसका वर्ष 1880 है, कुछ जगहों पर 1883 भी दिया है, तो दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है। हेनरी रैमजे के बाद भी तराई के विकास के लिए कार्य होते रहे। इसी कड़ी में 1906 में तराई भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया था, उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और हर एक तथ्य को समझने का यहाँ पे प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।